पत्थर उगाए हैं इस जगह पर, तो पहले उन अवांछित पत्थरों को साफ करेंगे, समतल करेंगे, उसके बाद बैठ के भजन करेंगे। हो गया कार्यक्रम। वकील बोला जी इन्होंने ये कहा कि तोड़ दो उड़ दो, इन्होंने कहा साफ करेंगे, स्वच्छता अभियान की बात चल रही थी ये तो कवि को आप नहीं पकड़ सकते, लेकिन फिर भी जो हमारी मर्यादा है भाषा की, प्रयाग में आके कोई क्या कविता पढ़ेगा, ये तो हमारे कीर्ति कुल का पुण्य तीर्थ है, यहाँ से जहाँ से गुजरिए वहाँ कविता की सुगंध मिलती है। हिंदी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रयाग के बिना सांस ले सके। एक समय में ये बात होती थी, एक ट्रेन में सुनते हैं कि एक 3 टायर में ऊपर और नीचे और तीनों जगह साहित्यकार बैठे हुए थे। नीचे की बर्थ पे एक आलोचक लेटा हुआ था, बीच की बर्थ पर एक और कवि था और ऊपर की बर्थ पर एक कवि था। तो चर्चा चल रही थी कि प्रगतिवाद आएगा कि प्रयोगवाद आएगा। 2 घंटे चर्चा चलती रही। नीचे बैठे आलोचक से दोनों ने पूछा कि दादा क्या आएगा? बोले कर लो कुछ भी, लेकिन आएगा इलाहाबाद से ही जो भी आएगा। तो हिंदी साहित्य के सारे वाद, हिंदी साहित्य की सारी प्रक्रियाएं इसी प्रयाग से आई हैं। आइए, प्रयाग में हमारे प्रिय अनुज छोटे भाई डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी ने जो ये ठाकुर हरनारायण सिंह ग्रुप ऑफ कॉलेज का ये कार्यक्रम आयोजित किया है। सुबह तो मुझे बड़ी चिंता हो गई थी कि कार्यक्रम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि धारा 144 लग गई थी। फिर पता चला कि अगर ऐसे परिसर में घेर के है तो कोई समस्या नहीं है, और अब तो कोई दिक्कत भी नहीं है। जज साहब खुद ही बैठे हैं, इन्हीं के यहाँ जाना मुकदमा। हम इनके सामने कह देंगे कि सर हमने कोई उल्लंघन किया, आप तो थे ही। ये कहेंगे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं किया। तो आइए, मैं माँ सरस्वती जो स्वरों, व्यंजनों, शब्दों, वाक्यों, सर्ग, प्रबंधों की निर्मात्री है, उसके स्तवन के लिए माँ की अर्चना का पुण्य फल बेटों की बजाय बेटियों को मिलता है। इस मंच पर एक छोटी बच्ची मौजूद है, एक लड़की मौजूद है जो कविताएं लिख रही है। इन दिनों देश भर में उसकी व्याप्ति है, प्रेम और श्रृंगार की कविताओं से उसका नाम जाना जाता है। मैं उससे अनुरोध करता हूं, एक अनुरोध आपसे और भी करूं। कल यहाँ मेरे बड़े प्रिय आत्मीय छोटे भाई कन्हैया ने यहाँ प्रस्तुति दी थी, वो मुझे बड़ा प्रिय है। उस लड़के में अद्भुत ऊर्जाएं हैं, वो बहुत आदर भी देता है। अभी उसके चंडीगढ़ में भी मैंने 3 दिन का अपने अपने राम किया था। लेकिन उसके पास संगीत का कौशल है, चारों तरफ बहुत सारे संगीत बजाने वाले हैं। हमारे साथ तो केवल शब्द का कौशल है, हम केवल शब्द ही दे सकते हैं। इसलिए एकाग्रता की भी आवश्यकता है, आपके ध्यान की भी आवश्यकता है, और आपके वर्धापन की, आपकी सराहना की आवश्यकता है। दूर तक लोग हैं, माइक थोड़ा अभी परेशान कर रहा है, जैसे जैसे रात बढ़ेगी माइक ठीक हो जाएगा। मैं आशा करता हूं जो बीच में माइक वाला है वो हमारी बात समझेगा। मैं साक्षी तिवारी से अनुरोध करता हूं कि वो मेरे छोटे भाई और प्रिय भतीजे श्लेष गौतम ने इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया, उसको बहुत बहुत आशीर्वाद। वो खड़ा भी हो गया, देखिए कितना विशालकाय शरीर है इसका, बहुत अच्छे। आदरणीय कैलाश गौतम जी ने इसका नाम श्लेष ये सोच के रखा था कि एक व्यक्तित्व में 2 व्यक्तित्व होंगे। इसने शरीर पे समझ लिया, ये बात कल समझेंगे लोग बाहर, ये 2 हो गया। लेकिन श्लेष बहुत प्रिय है, उसको बहुत आशीर्वाद, बहुत शुभकामनाएं। ये बड़ा मेरा बहुत ही आत्मीय भतीजा है। आइए एक बार पूरा सदन इस कार्यक्रम के प्रारंभ के लिए अनुमति दे हमको, और साक्षी तिवारी को यहाँ तक बुलाए। एक बार मंच भी, और पहली पंक्ति से लेकर आखिरी पंक्ति तक दोनों हाथ उठाकर एक बार जोरदार तालियों के साथ आज का कार्यक्रम प्रारंभ करें। अब माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ, समृद्ध मंच को प्रणाम करती हूँ, आप सभी काव्य रसिक श्रोताओं के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करती हूँ। मुझे सरस्वती वंदना का आदेश प्राप्त हुआ है। कोशिश करती हूँ कि माँ की वंदना आप सभी तक पहुँचाऊँ और माँ का आवाहन मंच पे कर पाऊँ। उसके लिए एक बार जोरदार तालियों से मुझे आदेशित करें। आप सभी का मन मांगती हूँ और सीधे सीधे आप सभी को वंदना से जोड़ती हूँ, सुनिएगा। स्वर पे सवार होके, स्वर पे सवार होके, कंठ का श्रृंगार होके आओ माँ शारदे, आओ माँ शारदे। बंद निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। वीणा बजाती आओ मैया वीणा वाली, वीणा बजाती आओ मैया वीणा वाली, बेटी बुलाए लेके
रस छंदकार होके, रस छंदकार होके, दुविधा से पार होके आओ माँ शारदे, आओ माँ शारदे। और दूसरा बंद निवेदित करती हूँ, माँ से क्या याचना करती हूँ, सुनिएगा। कबीरा ने गाया जैसे तुलसी ने गाया, कबीरा ने गाया जैसे तुलसी ने गाया, जिससे रतन धन मीरा ने पाया, जिससे रतन धन मीरा ने पाया। वैसी ही बहार होके, वैसी ही बहार होके, मेरी पतवार होके आओ माँ शारदे, आओ माँ शारदे। और एक कवयित्री माँ से क्या याचना करती है। हमें माँ लिखने पढ़ने का हुनर देती है, तब हम आप सभी के समक्ष खड़े होने की हिम्मत कर पाते हैं। तब निवेदन करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। रचती ही जाऊं मैया शब्दों की माला, रचती ही जाऊं मैया शब्दों की माला, मुझको संभालो जैसे सबको संभाला, मुझको संभालो जैसे सबको संभाला। सब में शुमार होके, सब में शुमार होके, गाँव तार तार होके आओ माँ शारदे, आओ माँ शारदे, माँ शारदे। बहुत अच्छे, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए कि माँ की वंदना हुई। बहुत छोटा सा कवियों का क्रम है, हम 3-4 लोग हैं। और पहले हमारे प्रिय अनुज उदय प्रताप सिंह जी ने कहा कि भैया आप ही आ जाइए, तो मैंने कहा नहीं, कवियों का एक समूह है तो अच्छा होता है। मैं जिस कवि को आमंत्रित कर रहा हूँ वो हास्य का कवि है। वो अपनी उक्तियों से, भंगिमाओं से, प्रस्तुतियों से, उसके अंदर उसका शहर डूब कर और कूट कर भरा हुआ है, कानपुर। अब हम लोग जो दिल्ली के पास रहते हैं, हम नोएडा में रहते हैं। नोएडा कितना सुंदर शहर है, कितनी बड़ी सड़कें हैं। जैसे एक ज़माने में उत्तर प्रदेश में किसी भी अधिकारी का, नेता का या दलाल का एक पाँव और एक घर लखनऊ में होता ही था, आजकल वही नोएडा में होता है। जिसने भी कमा लिया है, जिसने भी बचा लिया है, जिसने भी चुरा लिया है, वो सब नोएडा में रहते ही हैं। मानिए मत मानिए, अच्छा है, बहुत बड़ा बड़ा है, लेकिन हम लोगों की कोई पहचान नहीं है। हम सुबह उठ के ये नहीं कह सकते कि चलो लोकनाथ पे चाय पीने जाते हैं। हमारे यहाँ कोई लोकनाथ नहीं है, हमारे यहाँ कोई गंगा का किनारा नहीं है। बड़े बड़े 2-2, 300 करोड़ रुपए लगाकर पार्क बनाए गए हैं, लेकिन उनकी खुशबुओं में अभी ये नहीं है कि इस पेड़ के नीचे कभी अंग्रेज सामंतवादियों से लोहा लेते हुए नौट बाबर की गोलियों का सामना करने वाला कोई नरनाहर चंद्रशेखर आजाद लड़ा था। हमारे यहाँ कोई दारागंज नहीं है जिसकी गली और लस्सी की दुकान बता दे कि इसके बाहर ही कभी सुमित्रानंदन पंत ने और निराला ने इस बात की शर्त लगाई थी कि कौन लस्सी ज्यादा पीकर दिखाता है। हमारे यहाँ कोई सिविल लाइंस का कॉफी हाउस नहीं है जहाँ कोई ये चर्चा कर दे कि उपेंद्रनाथ अश्क ने गालिब पर टिप्पणी करते हुए ये बताया था कि हिंदी का कवि भी उर्दू की समीक्षा कर सकता है। हमारे यहाँ कोई इलाहाबाद विश्वविद्यालय नहीं है जहाँ अंग्रेजी का प्रोफेसर फिराक गोरखपुरी ये खम ठोक कर कह सके कि हिंदुस्तान में केवल 2.5 लोग अंग्रेजी जानते हैं, एक नेहरू, एक मैं और आधा डॉक्टर शेर सिंह। हम इन सभ्यताओं से, इन परंपराओं से वंचित लोग हैं। मुझे आप लोगों पर बड़ी ईर्ष्या होती है, मुझे आप लोगों पर बड़ा रश्क होता है कि आप एक ऐसे शहर में सांस लेते हैं जो शहर नहीं है, अपने आप में इतिहास है। मेरा सौभाग्य है कि इसी इलाहाबाद की गलियों में मैंने कुछ दिन बिताए हैं, इसी इलाहाबाद की सड़कों पर, इसी सिविल लाइंस पर मैं कुछ वक्त ठहरा हूँ। और मैं जब जब इस शहर में आता हूँ कविता पढ़ने, मुझे फिराक साहब की उस परंपरा के नाम कैफी आजमी का एक शेर याद आता है। इलाहाबाद वालों, आप पहुँच जाएं मेरे कहने पर तो मुझे अपनी तालियों से बताना कि आज फिर टूटेंगी तेरे घर की सारी खिड़कियाँ, आज फिर टूटेंगी तेरे घर की सारी खिड़कियाँ,
आज फिर देखा गया दीवाना तेरे शहर में। इसी शहर ने बहुत सारी कविताएं मुझसे लिखवाई हैं। इस शहर ने मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत शायरी के साल मुझे बख्शे हैं। इस शहर में एक दूसरे शहर की खुशबू से लबरेज एक जवान लड़के की हास्य की कविताओं के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। आगे जो सोफे पर लोग बैठे हुए हैं उनसे अनुरोध है, मैं जानता हूं कि उनकी प्रसन्नताएं और तालियां इस बात पर निर्भर करती हैं कि पड़ोस में बैठे अच्छे आदमी ने ताली बजाई तो हम भी बजाएं, मैं जानता हूं, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप भी अपनी परिस्थिति, अपनी स्थिति इसको भूल जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। देश भर के शहरों में कविता पढ़ना होता है। इलाहाबाद में कविता पढ़ना या संचालन करना मेरे लिए खुद में लौटने जैसा नॉस्टैल्जिया होता है। तो मैं चाहता हूं उसी नॉस्टैल्जिया को आप अगले 2-2.5 घंटे जिंदा रखें और कानपुर से आए एक मस्त तबीयत के कवि हेमंत पांडे को आमंत्रित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ हेमंत को बुलाएं। इसके नाम बड़ी उपलब्धियां हैं, लाफ्टर में रनर अप रहा है, लेकिन कवि पहले है। तालियां आपकी पहुंची नहीं इस तक, एक बार जोरदार तालियां और बजा दीजिए। वाह। मां शारदे को प्रणाम करता हूं, आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास जी, उनकी उपस्थिति में काव्य पाठ करना ही अपने आप में बड़ी चीज है। मैं लगभग 10-15 दिन से बाहर हूं, मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है और इस कवि सम्मेलन की मैं ओपनिंग कर रहा हूं। अभी आपको मालूम होगा जब विश्व कप हुआ था तो भारत केवल इसलिए हार गई थी। सेमीफाइनल तो वो लोग बहुत अच्छा खेले, फाइनल में उसके ओपनर जल्दी आउट हो गए थे। मैं इस कवि सम्मेलन का ओपनर हूं, अगर मैं जल्दी आउट हो गया तो टीम को खतरा है। एक बार ताली बजा के मुझे बताइए कि आप मुझे सुनेंगे। मैंने सर से कहा, सर मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे खांसी आ रही है, मैं कैसे पढ़ पाऊंगा? तो सर ने मुझसे कहा, बेटा जब खांसी वाला चला गया है तो तेरी खांसी भी चली जाएगी। तो मैं इसी आशा से आपके पास में आया हूं। मैं कानपुर में रहता हूं, एक स्कूल में पढ़ाता हूं। अगर हाथ से कभी टीचर हो जाए तो बच्चे का भविष्य आप समझ सकते हैं। हमने अपने स्कूल के एक बच्चे से पूछा, हमने कहा बेटा ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा दोनों में भारी क्या होगा? उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। मैंने कहा बेवकूफ, मैं जो तुमसे कह रहा हूं कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, जब दोनों 1 किलो है तो लोहा कैसे भारी होगा? उसका जवाब सुनिएगा। उसने कहा मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए, हम आपको 1 किलो लोहा फेंक के मारते हैं। तालियां कमजोर है आपकी। हाँ, थोड़ी देर ऐसे सुन लीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। आदरणीय विधायक जी बैठे हुए हैं। मैंने सर दूसरा क्वेश्चन पूछा, हमने कहा हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है? उसने जवाब दिया हाथी। हमने खड़े हो जाओ तुम्हारे बाप क्या करते हैं? उसने कहा योगी जी की बुलडोजर चलाते हैं। हमने कहा बैठ जाओ, हाथी सही जवाब। बहुत अच्छे। हाँ, इसी तरह सुन लीजिएगा। मुझे अच्छा है, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और सर के साथ कविता पढ़ना अपने आप में एक सौभाग्य है, ये हमारे लिए चमत्कार है। अक्सर सर के साथ रहते हैं लेकिन हर बार एक नई फीलिंग होती है कि सर के साथ बैठने का अवसर मिला। हम लोग वो कवि हैं जब अपने शहर में कविता के लिए जब शुरू हुए थे तो शहर में अवसर नहीं मिलता था, पर सर ने उंगली पकड़कर पूरे हिंदुस्तान की यात्रा कराई। 4 पंक्तियां मुझे याद आती हैं, शैलेश भैया भी बैठे हुए हैं। धन संपदा वैभव अकूत भेज देता है। और चौथी पंक्ति में सारे लोग हाथ उठा के ताली बजाना अगर मेरी बात सही हो। धन संपदा वैभव अकूत भेज देता है, माँ बाप यदि अंधे हो तो श्रवण ऐसा पूत भेज देता है। किसी को पनपने से अगर रोकता है कोई तो उसे बढ़ाने के लिए भगवान अपना दूध भेज देता है। तो सर हमारे लिए वो हैं। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। तो सर ने बताया मैं कानपुर का रहने वाला हूं। हमारा कानपुर और इलाहाबाद अलग अलग क्षेत्र है लेकिन हरकतों में हम दोनों लोग एक समान हैं, बिल्कुल एक तरीके की हैं। और कानपुर तो हमारा सबसे अद्भुत है, सही बता रहा हूं मैं आपको, इतना अद्भुत है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। आप कभी बनारस जाइए, आप तो बनारस बगल में है, रेलवे स्टेशन पर उतरिए तो वहां लिखा रहता है बनारस का पान आपका स्वागत करता है। आप कभी आगरा जाइए, वहां उतरिए, लिखा रहता है आगरा का पेठा आपका स्वागत करता है। हमारे कानपुर आइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां लिखा रहता है रूपानी चप्पल आपका स्वागत करता है। विधायक जी सबसे ज्यादा ताली बजा रहे हैं। सर आप बहुत अच्छे विधायक हैं, सर ने आपकी इतनी तारीफ की, तो ऐसा नहीं है कि हमारे कानपुर के विधायक अच्छे नहीं है, वो भी बहुत अच्छे हैं। मोदी जी ने सफाई अभियान पूरे देश में कर रखा है, हमारे कानपुर में भी सफाई अभियान चल रहा है। अभी 1 महीने पहले हमारे कानपुर के एक विधायक जी ने एक वृक्ष लगाया, पौधा, उसको आधे घंटे बाद एक बकरे ने खा लिया। शाम को विधायक जी ने उस बकरे को खा लिया। तो मैं सर उसी कानपुर से आया हूं। मैं तो अभी लाफ्टर शो में शूटिंग कर रहा था,
जब मैं वहां से लौट कर आया तो मेरी घड़ी खराब। मैंने सर जीवन का सबसे बड़ा पाप यह किया कि कानपुर वाले से टाइम पूछ लिया। हमने कहा भाई साहब टाइम क्या हो रहा है? तो हमसे कहने लगा ऐसा गुरु तुरंत यहां से निकल लो, टाइम बहुत खराब है। हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना, नहीं तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तो हमने कहा भाई टाइम न बता दे, ये बता दे तेरा मूड क्यों खराब है, उसका जवाब सुनना और ताली बजाना। हमने कहा तुम्हारा मूड क्यों खराब है? उसने कहा भाई साहब एक लड़की से केवल हमने इतना कहा कि बड़ी कमजोर है, कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। तुम साले हमारे मुंह लगे हुए हो, हमारे मुंह बिल्कुल में लगना बहुत भरे बैठे हैं। तो हमने कहा ऐसा क्या हुआ? कहने वैसा ऐसा हुआ कुछ नहीं, एक लड़की के चक्कर में हम 5 साल से लगे थे, हम समझते थे हमसे प्यार करती है, मुझसे प्यार करते हैं। तुमने इसमें हुआ क्या? कहने हुआ कुछ नहीं, हमारे नगर निगम का चुनाव चल रहा है, उसको मिल गई है पार्षद की टिकट। पूरे शहर में होल्डिंग लगी है, युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम साले हमसे टाइम पूछ रहे हो? लोग तो नारा लगा रहे हैं, मोहर मारो तान के पुष्पा को पहचान के। कल एक लड़का कान में नारा लगा रहा था, इस बार हाथ उठा के ताली बजाना, लैया बड़ी करारी है, पुष्पा पाल हमारी है। बस ऐसे ही सुन लीजिए। हमारा साथ बिल्कुल अद्भुत है कानपुर, आपको सही बता रहा हूं। हम लोग तो उत्तर प्रदेश के लोग हैं। उत्तर प्रदेश के लोग जब तुलना करते हैं तो बड़ा खराब लगता है। मुंबई के लोगों के पास अगर अचानक पैसा आ जाए तो अपने बच्चे को कैरियर बनाने के लिए करोड़ों खर्चा करते हैं। दिल्ली वाले अपने बच्चों के कैरियर के लिए करोड़ों खर्चा। केवल उत्तर प्रदेश ही का ऐसा प्रदेश है कैरियर बनाने के लिए कोई खर्चा नहीं। आप 250 का कुर्ता लीजिए, 350 का सफेद पैजामा, 300 रुपए के सफेद जूते, 50 रुपए का काला चश्मा, 40 रुपए के गले में डालने वाला अंगूछा, हमारे यहां तैयार हो जाता है युवा हृदय सम्राट। विधायक जी देख रहे हैं हम क्या यही पहन के आए हैं? तो सर हमारा उत्तर प्रदेश बड़ा अद्भुत है, आपको मैं सही बता रहा हूं। अभी नीरज चोपड़ा ने जब भाला फेंका, स्वर्ण पदक जीता, तो एक वीर रस के कबीर हमसे कहा भैया यही भाला अगर हम पाकिस्तान में फेंक दें, पाकिस्तान तो निपट जाएगा। हमने कहा इसमें हिंदुस्तान की बेइज्जती है, भाला इतना बड़ा, पाकिस्तान इतना बड़ा। 4 लाइन में मैंने उसको निपटा दिया। अगर वो निपट गया हो तो इसी तरह हंगामे के साथ मुझे सुनना। मैंने लिखा कपड़े जिस पे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे, कसी हुई ना मिल पाई तो ढीली फेंक के मारेंगे। जो भाला फेंका नीरज ने वो चीन की खातिर रखा है, पाकिस्तान तुमको तो हम तीली फेंक के मारेंगे। क्या सुन रहे हैं आप? अद्भुत कर दिया है। सैल्यूट करता हूं आपको, मुझे तो बड़ा डर लग रहा था। तो आप समझ गए होंगे सर हमारा कानपुर कितना अद्भुत है। हम लोगों की हिंदी भी बहुत अच्छी होती है। जब अभी मैं कानपुर 1 महीने पहले जब गया तो एक लड़का हमको कई दिन से दिखा नहीं, फिर हमको दिखा। हमने कहा गुरु कहाँ थे? हमारा हिंदी पखवाड़ा चल रहा था, उसके ऊपर हिंदी सवार। हमने कहा गुरु कहाँ थे? तो हमसे कहने लगा पवित्र श्रावण मास में शकुनी वृत्तिवश कौरव पांडव धर्म कर्म अनुसरण में व्यस्त था। कुछ दिनों के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। 15 दिनों के लिए श्री कृष्ण जन्म स्थान में प्रवास करने का अवसर प्राप्त हुआ। बगल में उनकी वाइफ खड़ी थी, लेकिन भैया ये जुआ खेल रहे थे, जेल में बंद थे। तो हमारा उत्तर प्रदेश आप समझ सकते हैं। बहुत अच्छे लोग बड़ी तुलना करते हैं सर, कह रहे हैं ये स्वर्ण पदक पंजाब के लोग जीतेंगे, हरियाणा के लोग जीतेंगे, तुम्हारे उत्तर प्रदेश के लोग प्रयागराज, इलाहाबाद, कानपुर कितने नकारा हैं। तो सर हमें बहुत खराब लगा। हमने कहा ऐसा नहीं है, हरियाणा के बच्चों में हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चों में बहुत अंतर है। हरियाणा का बच्चा सुबह 4 बजे जगता है, सबसे पहले वो जाता है जिम, 4-5 घंटे जिम करता है, मॉर्निंग वॉक करता है, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ता है, 5-6 किलो फल खाता है, वो सो जाता है। शाम को 5 बजे फिर वो सो के उठता है, फिर वो जिम जाता है, फिर 2-4 किलो फल खाता है, वो सो जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश के लड़के इलाहाबाद और कानपुर के 9:30 बजे सुबह सो के उठते हैं, वो भी तब जब उनका बाप उनको लतियाता है। सबसे पहले वो जाता है घर के नजदीक पुलिस चौकी, दरोगा जी के साथ एक सेल्फी लेता है, फेसबुक में पोस्ट करता है, नए चौकी इंचार्ज रामकिशोर कनौजिया भाई साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ। ताली हाथ उठा के बजाइए जोरदार अगर ऐसा होता है। यही होता है साहब। फिर वो सो जाता है। शाम को जब वो 7 बजे सो के उठता है, उसी दरोगा को प्रेशर में लेने के लिए स्पीकर खोल के फोन करता है, दरोगा जी नमस्कार, पहचाना? अब दरोगा समझता गुरु, उस समय तो इसके मुंह ना लगो, उस समय तो उसके लगी हुई है। वो दरोगा उसका फोन काट देता है। फिर वही दरोगा 12 बजे मारते मारते उसको थाने लेके आता है। अब की सेल्फी डालता है वो दरोगा, गुड्डू भैया 100 ग्राम चरस के साथ धरे गए। फिर गुड्डू भैया की होती रात भर कुटाई। 3 दिन बाद विधायक जी उसकी पैरवी करता है, फिर वो छूट के आता है, सेकेंड हैंड स्कॉर्पियो लेता है, शहर का सबसे बड़ा भंडारा करवाता है, फिर वो विधायक बन जाता है, कवियों के नीचे बैठ के सुनता है। ताली जोरदार बजाइए एक बार। बहुत अच्छा।
सर प्रणाम करते हैं, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। तो हमारा उत्तर प्रदेश सारा ऐसा है, हम लोग उत्तर प्रदेश के लोग हैं और बहुत अच्छा हुआ आपने किसी प्यार की कवित्री को नहीं बुलाया, नहीं आती हमारे इलाहाबाद वालों को वो उल्टा सीधा प्यार मोहब्बत भी सिखाती। मैंने प्यार मोहब्बत के विषय में सर कोई कविता नहीं लिखी है, मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूं, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई प्रेमिका नहीं है। विधायक जी 15 प्रेमिकाएं थी जब योगी जी की सरकार नहीं थी, तब योगी जी मुख्यमंत्री बन गए, हमने सबसे राखी बंधवा लिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कुटाई अगर किसी की हुई तो केवल प्यार करने वालों की हुई। तो मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूँ। लड़कियों की एक बीमारी होती है, किसी लड़की से कोई क्वेश्चन पूछ लो तो इतना उठपटांग जवाब देती है। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, कहने लगी स्टूपिड कहीं के, कोई मैच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी, तब उसने बता रहा हमारा फेवरेट कलर पिंक है। तो मैं बहुत दूर रहता हूं साहब, सही बता रहा हूं मैं आपको। लड़कियों की एक बीमारी और है, शैलेश भैया को मालूम है, किसी लड़की को गौर से देख लो तो कहेंगे देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगे कुत्ता देख भी नहीं रहा है। मैं इसीलिए साहब दौड़ता हूं। मैं तो अभी बड़े भाई रमेश भैया के बगल में बैठा था, हमसे कह रहे यार हेमंत नाम में कुछ नहीं रखा, नाम में कुछ नहीं रखा। मुस्कान भैया सही कह रहे थे, सर नाम में कुछ नहीं रखा है, मुस्कान नाम था उसका, वो हमारा नुकसान करके चली गई। फिर हम रोशनी नाम की लड़की में शिफ्ट हुए, 2.5 साल उसने भी हमको अंधेरे में रखा। लोग सही कहते नाम में कुछ नहीं देखा। लड़कियों को देखिए, ये बॉयफ्रेंड का नाम मोबाइल में सेव करती है, माई हनी बेबी, माई स्वीट हार्ट, माई जानू, माई डार्लिंग। इन बेचारे लड़कों को देखिए, लड़कियों का नाम मोबाइल में सेव करते हैं पप्पू हलवाई, राशिद प्लम्बर, मुन्ना हवलदार, ताली बजाइए जोरदार। हमारे साथ अक्सर होता है। अभी मैं दादा के आशीर्वाद से 1 साल पहले दुबई गया था। दुबई के सबसे बड़े मुशायरे में अंदाजे बयां, तो हमारी वाली को फोन आया। अच्छा, हमारी वाली इसलिए कह रहा हूं आपको भ्रम रहे कोई है। उसने हमको फोन किया, कहने लगी हमने सुना है तुम दुबई में हो। तो हमने कहा सही सुना है। कहने लगी हमारे लिए एक काम करना है, एक सोने की चैन ले आना। हमने कहा क्यों? कहने लगे एक तो दुबई में सोना सस्ता है और जीवन भर तुमको मैं याद करती रहूंगी। तो हमने कहा पगली हम चैन नहीं लाएंगे फिर भी याद करती रहोगी। उसने पूछा कैसे? हमने कहा जीवन भर सोचोगी हरामखोर से पहली बार कुछ लाने को कहा था, ये वहां से भी खाली आ चला आया है। तो साहब मैं बहुत दूर रहता हूं। और विधायक जी मैंने तो सबक ले लिया है, आप भी ले लीजिए। अपनी प्रेमिका को कभी भी रुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि 7-8 हरामखोर उसका आंसू पोंछने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मैं बहुत दूर रहता हूं साहब, सही बता रहा हूं आपको। एक एक प्रेमिका को बांट कर ले गए, जो नहीं माना उसे डांट कर ले गए, जिस पेड़ पे बांधा था मोहब्बत का धागा नगर निगम वाले उसे भी काट कर ले गए। तो हमारे साथ ही अक्सर ये होता रहता है, सही बता रहा हूं आपको। ये लड़कियां बड़ी इमोशनल होती हैं सर, कभी कभी बड़ी लाड़ में आ जाती हैं। एक बार हमारी वाली लाड़ में आ गई, उसने हमको 2:30 बजे फोन किया, कहने लगी सो रहे हो तो सपने भेजो, जाग रहे हो तो यादें भेजो, मुस्कुरा रहे हो तो हंसी भेजो। हमने कम लोटा लेके खेत में बैठे हैं, क्या भेज दें? तो हमारे साथ अक्सर ये होता है। एक दिन फिर हमारी वाली ने हमको फोन किया, कहने लगी हम तुम्हें कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। हमने क्या दिमाग से हिल गई? अगर धोखे से चाबी कहीं तेरे बाप को मिल गई तो प्यार क्या होता है बताएंगे, रात भर तमंचे पे डिस्को कराएंगे। तो हमारे साथ साथ अक्सर ये होता रहता है। हम लोग हास्य कवि हैं, हमको मालूम है कि आप लोग किसको सुनने आए और हम कभी भी सर को सुनने आए हैं। मैं एक छोटा सा व्यंग आधे मिनट का सुनाकर अपना स्थान लेना चाहता हूं। वो व्यंग मैंने इलाहाबाद से ही लिया है। आज के 10-12 साल पहले मैं देख रहा था टीवी में, एक न्यूज देख रहा था आज तक, तो उसमें एक न्यूज आ रही थी कि प्रयागराज के मंदिर में हनुमान जी रो रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। आपको याद होगा, मैंने वहां से एक व्यंग लिया था, मैं आपको सुनाना चाहता हूं और पूरे आशीर्वाद के साथ मुझे सुनिएगा और विदा कीजिएगा। एक रात में सोया ही था, सपने में खोया ही था, देखा कुछ लोग नफरत के बीज बो रहे हैं, सामने खड़े हनुमान जी रो रहे हैं। हमने कहा आप तो भगवान हैं, फिर आपको रोने की क्या जरूरत? और वैसे भी सीता हरण पे आपा खोए नहीं थे, लक्ष्मण मूर्छित पे भी आप रोए नहीं थे, आपने सूरज को निगला आप मुस्कुराते रहे थे, आपकी पूंछ तक जली आप खिलखिलाते रहे थे, फिर प्रभु आप क्यों रोए? कलियुग के दर्द में उबे तो नहीं है, किसी कष्ट में आप उबे तो नहीं है, प्रभु राम की याद में आप खोए हैं शायद, दिल्ली की घटना से आप रोए हैं शायद, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके मन में निठारी की कथा हो या जलती ट्रेनों की व्यथा हो। प्रभु बोले तेरी बात सही है, मेरे रोने का कारण यही है, आज हर इंसान हिंसा के दौर में पल रहा है, मेरी तो केवल पूछ जली थी, आज हिंदुस्तान जल रहा है।
और वैसे भी चुनाव का मौसम आ गया है, कुछ नेता हमारे मंदिरों में आएंगे, हमारी झूठी कस्में खाएंगे। डरता हूं देश आतंकवाद महंगाई लाचारी में न खो जाए, मंदिर मस्जिद के नाम पे कहीं दंगा न हो जाए, क्योंकि जो प्यार को सींचते थे कसाई हो गए, कल तक भाई भाई थे या दंगाई हो गए। यदि एक भी बेकसूर का खून धर्म के नाम पे बहा तो मैं चैन की नींद कैसे सोऊंगा। अभी तक तेरे सपने में रोया था, फिर हकीकत में रोऊंगा, फिर हकीकत में रोऊंगा। आइए अंतिम 4 पंक्तियां। हेमंत वो शादी वाली सुना दे। हाँ, एक बार तालियां बजा दीजिए, बहुत बढ़िया प्रसंग है इसका। हाँ, सर का आशीर्वाद है इसलिए मैं सुना रहा हूं। सर के साथ हम लोग बैठे थे, हमने कहा सर आप पूरे देश में जाते हैं, आपको सबसे ज्यादा कहां अच्छा लगता है? तो सर ने कहा पहले तो पूरी दुनिया में जाता हूं, पर इलाहाबाद मुझे जितना अच्छा लगता है पूरे हिंदुस्तान में कुछ अच्छा नहीं लगता। मैंने बैठे बैठे 4 पंक्तियां लिखी हैं, अगर आपको भी अच्छी लग जाए तो दोनों हाथ उठा के ताली बजाना। किसी का दिल दिल्ली तो किसी का हैदराबाद रहता है, किसी का दिल दिल्ली किसी का हैदराबाद रहता है, दिल हमेशा हमारा आबाद रहता है। हम कानपुर के हैं ये जानते हो आप, पर सर के दिल में हमेशा इलाहाबाद रहता है। जोरदार ताली एक बार बजाएं। बहुत अच्छा है। चलिए मैं सुना दे रहा हूं, सर का आदेश है। महिलाएं बहुत आई हैं, मैं प्रणाम करता हूं। महिलाओं को कवि सम्मेलन में जो पति लेके आए हैं मैं उनको सैल्यूट करता हूं। आप इनको लाया कीजिए, इनको मूवी दिखाने ले जाइए, इनके साथ कभी शॉपिंग मत कीजिएगा, जीवन भर रोएंगे। मैं रो रहा हूं। मैं अभी 3 दिन पहले अपने घर गया तो हमारी पत्नी के लिए, रोज तुम कभी सम्मेलन में रहते हो, सर के साथ रहते हो, तुम्हें कुछ कपड़े दिलाना है। वो हमको एक शॉपिंग मॉल में ले गए, दुकान वाले को उसने बोला कि भैया इनको कपड़े दिला दो। 7-8 जीन्स लेके आया। हमारी पत्नी से उसने पूछा नीली वाली कैसी है? सर आप अपने सीने पे हाथ रख के कसम खाइए, आप चाहे विधायक हो जाएं, नेता हो जाएं, वकील हो जाए, पर आपकी पत्नी अगर आपसे कोई चीज पूछ ले कैसी है, आपको डर के मारे कहना पड़ेगा अच्छी है। हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। हमारी पत्नी ने हमसे पूछा नीली वाली जींस कैसी है? हमने कहा नीली वाली अच्छी है। कहने लगी 2 ले लें? हमने कहा 2 ले लो। कहने लगी 2 ज्यादा हो जाएगी। हमने कहा 2 ज्यादा हो जाएगी। कहने लगी काली वाली कैसी लगी? हमने काली वाली का कोई जवाब नहीं है। कहने लगे तुम्हारे ऊपर खिलेगी हरी वाली, तो हमने कहा हरी वाली तो बहुत अच्छी है। कहने लगे पीली वाली का कोई जवाब नहीं है, पीली वाली ले ले? हमने कहा पीली वाली ले लो। कहने के 2 ले ले? हमने कहा 2 ले लो। कहने फिर 2 ज्यादा हो जाएगी। हमने कहा कि लेकिन अभी अगले महीने शादी है तो काम आएगी। हमने कहा काम आएगी। कहने हरी वाली कैसी? हमने हरी वाली का कोई जवाब नहीं। कहने तुमको पसंद है? हमने कहा पसंद है। कहने पैक करा ले? हमने पैक करा लो। हरी वाली जीन्स सर पैक करा के आए। पहली धुलाई में हरी वाली ने कलर छोड़ दिया। हमारे ऊपर बेलन लेके आए, कहने लगी 3 घंटे से कह रही थी लाल वाली ले लो। ताली बजाओ ने, हाथ यहीं रहेगा हमारा। सब लोग हम लोग कवि लोग हैं तो सर के देखिए, हमारे सर के चक्कर में इतने लाखों लोग आ जाते हैं, हजारों लोग आ जाते हैं। नहीं सर, कवियों की हालत तो ये थी, हम लोगों को सुनता नहीं था। अभी 10 साल 15 साल पहले एक आपको जोक याद होगा, बस में 2 आदमी यात्रा कर रहे थे। एक आदमी ने सामने वाले से पूछा आप क्या करते हैं? तो उसने कहा मैं कवि। उसने कहा आप? उसने कहा मैं बहरा। हमारे साथ उल्टा हो गया सर। हम बस में यात्रा कर रहे थे, एक आदमी काला चश्मा लगाया था। उसने हमको टटोल के देखा। उसने कहा आप कौन? मैंने कहा मैं राष्ट्रीय कवि हेमंत पांडे। हमने कहा आप? उसने कहा मैं अंधा। हमने कहा तुम्हारा जवाब गलत है, तुमको बहरा कहना चाहिए। उसने कहा मेरा जवाब बिल्कुल सही है, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। ये हमारे साथ होता है सर। हम लोगों को सीरियस नहीं लेता, हम लोगों को शादी नहीं होती है। हमारी जब तमाम बार शादियां कैंसिल हुई, हमने रमेश भैया को हाथ दिखाया। रमेश भैया जितने बड़े कवि हैं उतने बड़े ज्योतिषाचार्य भी हैं। हमने कहा दादा हमारी शादी कब होगी? हमसे कहने लगे बेटा 2035 तक कोई मुहूर्त नहीं है। हमने कहा उसके बाद? बोले उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। हमारी आई हुई शादियां कैंसिल हो गई। अच्छा। फिर लखनऊ में हमारी शादी तय हो गई, कानपुर के बगल में लखनऊ। पिताजी ने कहा 11 बजे तैयार हो जाना, नहा धो के, लड़की पसंद कर लिए, शादी फाइनल। हम नहा धो के सर 11 बजे सूट वूट बन के तैयार। 11:15 बजे पिताजी का फोन आया, कहने कि तुम अकेले जाओ बेटा, हमको ऑफिस में काम आ गया है, लड़की देखो शादी फाइनल। एक बात याद रखना कि ब्राह्मण घर में पैदा हुए हो, ये घर की परंपरा होती है बेटा, पहली बार जब किसी के घर जाते हैं खाली हाथ नहीं जाते, कुछ लेके जाते हैं, कुछ लेके चले जाना। हम कानपुर के सर हम कट्टा लेके चले गए। फिर जमानत हुई हमारी 2.5 साल बाद, उसके बाद भी हमारे रिश्ते आए। फिर एक दिन हमारी शादी हो गई। ये सारे बड़े कवि सर तो हमें आशीर्वाद देने आए थे। बिल्कुल सच्ची घटना। भारत और पाकिस्तान का मैच था, सेमीफाइनल 4 साल पहले हमारी शादी। हमने पिताजी से कहा पूरा हिंदुस्तान मैच देख रहा है, हमारी आप शादी कर रहे हो? नहीं माने, कर दी। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच, हमारी शादी। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल मैच की कमेंट्री भी सुन रहे थे। दोनों काम एक साथ कर रहे, बारात में डांस कर रहे, कान में मोबाइल लगा कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के में सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात में पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम कर हमारी तरफ चिल्लाया, बोलो छक्का। हम डर गए साहब। हमने कहा कहां छक्का? कहने लगा विराट कोहली ने मारा है।
तो हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो? शादी के पहले दिन छक्का कह रहे हो देख के हमको। हमने कब की मारे तो हमारी तरफ ना देखना। पता चला 2 मिनट बाद इंडिया मैच जीत गया। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया। अब वो बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया। हमसे बोले कहाँ हो बेटा? हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं। बोले किसके साथ? ताली वही लोग बजा रहे जो मैं बारात आए थे। हमने कहा घोड़ी के साथ। बोले शर्म नहीं आती? भागना तो किसी लड़की के साथ भाग जाते। हमने कहा पिताजी वो भाग गई थी। कहने लगे आज घोड़ी बहकी है, कल को गधी बहकी तो उसके साथ भाग जाओगे। उन्होंने भाई साहब मोबाइल बंद कर लिया। 1 हफ्ते लगातार हम भागते रहे। 1 हफ्ते बाद हमको होश आया तो हमने अपने आप को जंगल में पाया। वहां 4-5 आदमी खड़े थे। हमने कहा कानपुर का पता बता दो, बीबी को विदा कराना है। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है, हमारे यहाँ रामलीला का पाठ चल रहा है। ये राम है, ये लक्ष्मण है। सूप नखा का रोल जिसे करना था नहीं आया, तुम सूप नखा का रोल कर लो। हमने कहा इसमें क्या करना पड़ेगा? बोला ना कटवानी पड़ेगी। हमने कहा वो तो कट चुकी है। हमने उनकी बात मान ली। रात भर सूप नखा का रोल किया। सुबह 4 बजे हमारी आंख खुली, हमारे असली कपड़े गायब, वहां के आदमी गायब। सूप नखा की ड्रेस में पैदल हम अपने घर पे। हमारे पिताजी छज्जे के ऊपर खड़े थे। हमने कहा पिताजी पहचाना? उन्होंने हमारी मां से कहा इसको कटोरा आटा दे दो। हमने मां आपके पुत्र है। बोले बेवकूफ मत बोलो, हमारे 2 ही पुत्र के इंजीनियर है कि ना कटवा के घोड़ी के साथ भाग गया है। ससुराल के तुम्हारे साले ने भगा दिया। उत्तर प्रदेश का बड़ा व्यंग एक टिप्पणी में कर रहा हूं। व्यंग अगर आपकी समझ में आ जाए तो तालियों को महोत्सव के साथ मुझे विदा कर दीजिएगा। हमने कहा सर घोड़ी ढूंढ लाइए। तो एसपी साहब ने कहा इतने बड़े पुलिस के अधिकारी घोड़ी ढूंढ लाए। हमने कहा ढूंढ लाइए। कहने लगे पुलिस का काम है घोड़ी ढूंढना। हमने कहा एसपी साहब भैंस तो आप ढूंढ लाए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हेमंत पांडे के लिए बजा दीजिए। बहुत आनंद दिया उसने। तालियां थोड़ी कम थी, एक बार और जोरदार तालियां बजा दीजिए। वाह। मैं जिस स्वर को आमंत्रित कर रहा हूं वो उसने सरस्वती वंदना की थी। बहुधा कवि सम्मेलनों में कवित्रियों से अपेक्षा की जाती है आओ आओ। इसका अंतिम रोल कंतारा फिल्म में था। क्या बात है, बहुत अच्छे। दक्षिण की फिल्मों का विलेन है ये। तो बहुधा ये माना जाता है कि कवित्रियां जो हैं वो प्रेम की कविताएं लिखती हैं। राष्ट्र जागरण से उनका कोई संबंध नहीं होता। लेकिन साक्षी तिवारी प्रत्येक रस की कविताएं लिखती है, प्रेम भी लिखती है, राष्ट्र जागरण भी लिखती है। और अब रमेश मुस्कान और हम 2 ही लोग कवि शेष हैं। हम दोनों इतने वर्षों से कवि सम्मेलनों में हैं। मैं तो वर्षों से आता हूं। तो आप एक बार को हमें कम तालियां दे देना। लेकिन ये चूंकि सबसे छोटा स्वर है, सबसे नवीन और नवनीत स्वर है, इसलिए इसको ज्यादा प्रेम उत्साह की आपकी आवश्यकता है। मैं बिना किसी दीर्घ भूमिका के इसको आमंत्रित करता हूं। एक बार साक्षी के लिए जोरदार तालियां बजाकर आमंत्रित करें साक्षी तिवारी। आइए। एक बार पुनः माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ। आप सभी सुधी श्रोताओं को प्रणाम निवेदित करती हूँ। मंचासीन बड़े कवियों को प्रणाम निवेदित करती हूँ। मेरे लिए आज बहुत प्रसन्नता का विषय है कि मैं प्रयागराज में काव्य पाठ करूँगी। और मुझे स्मृति मेरे जहन में है कि आज से 2-4 वर्ष पूर्व जब मैं नई कोपल थी और थोड़ा थोड़ा लिखना पढ़ना सीख रही थी तो मैं अपनी दोस्तों के साथ कुमार जी को सुनने के लिए आती थी। मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि आज मैं उनके मध्य उनके समक्ष काव्य पाठ कर रही हूँ। जीती रहिए, जीती रहिए। सबसे पहले 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ और आप सभी से जुड़ने की कोशिश करती हूँ। आप सभी से हिम्मत मांगती हूँ, हौसला मांगती हूँ। 4 पंक्तियों में मेरा डर दूर करिएगा, फिर आप सभी से जुड़ने की कोशिश करूंगी। 4 पंक्तियां उसके श्री चरणों में पढ़ना चाहती हूँ जो भारतीय जनमानस के आधार हैं और मेरे आराध्य हैं। अब उनका मंदिर बन गया है तो 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ। सुनिएगा, आप सभी का मन मांगती हूँ। सुने। साक्षी पढ़िए। कठिन होता है कर्मों से निपट निष्काम हो जाना। कठिन होता है कर्मों से निपट निष्काम हो जाना। धनुष और धैर्य दोनों धार कर सुख धाम हो जाना। धनुष और धैर्य दोनों धार कर सुख धाम हो जाना। उसे तजना पड़ा जिसके लिए सागर भी लांघा हो। उसे तजना पड़ा जिसके लिए सागर भी लांघा हो। नहीं आसान है जग में प्रभु श्री राम हो जाना। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। बहुत आभार। 4 पंक्तियां और निवेदित करती हूँ, आपका और मन मांगती हूँ।
आजाद जी के श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ और 4 पंक्तियां उनके श्री चरणों में निवेदन करती हूँ, क्योंकि वहां यही वो शहीद हुए थे। सुनिएगा। उसे चिंता न प्राणों की, उसे बलिदान प्यारा था। वाह। उसे चिंता न प्राणों की, उसे बलिदान प्यारा था। ये अपना देश हो आजाद स्वाभिमान प्यारा था। ये अपना देश हो आजाद स्वाभिमान प्यारा था। सदा मूंछों पे रखता था वो शेखर शेर भारत का। उसे मिट्टी ये प्यारी थी, ये हिंदुस्तान प्यारा था। बहुत अच्छे साक्षी, बहुत अच्छे, जीती रही है। वाह बेटा वाह। बहुत आभार। 4 पंक्तियां शहीदों के नाम पढ़ती हूं, सुनिएगा। निवेदन करती हूं किसके दम पर, किसके बदौलत अपना हिंदुस्तान जिंदा है। वाह। शहीदों का रगों में जब तलक बलिदान जिंदा है। वाह। शहीदों का रगों में जब तलक बलिदान जिंदा है। समूचे विश्व में मां भारती का मान जिंदा है। समूचे विश्व में मां भारती का मान जिंदा है। खड़े सरहद पे जो दीवार बनकर काल दुश्मन के, उन्हीं रणबांकुरों के दम पे हिंदुस्तान जिंदा है। वाह क्या बात है साक्षी, वाह। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। अब 4 पंक्तियां उसके लिए निवेदन करना चाहती हूं जिसका स्थान ईश्वर से बढ़कर होता है, जिसकी भूमिका का निर्वहन कोई और रिश्ता नहीं कर सकता है। निवेदन करती हूं आप सभी के जीवन में भी वही भूमिका हो, तो मुझे अपना आशीर्वाद दीजिएगा। निवेदन करती हूं। पढ़ो बेटा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा पढ़े। हजारों स्वरों में कोई स्वर नहीं है। सुंदर। हजारों स्वरों में कोई स्वर नहीं है। कोई माँ के जैसा भी अक्षर नहीं है। कोई मातृशक्तियां उपस्थित है, उनका विशेष ध्यान चाहती हूँ, निवेदन करती हूँ। हजारों स्वरों में कोई स्वर नहीं है। कोई माँ के जैसा भी अक्षर नहीं है। कई सारे रिश्ते जिए हमने, लेकिन कई सारे रिश्ते जिए हमने, लेकिन कोई रिश्ता माँ के बराबर नहीं है। बहुत अच्छे, वाह। बहुत आभार। आपने इतना मन दिया तो 4 पंक्तियां और निवेदन करती हूँ, सुनिएगा। मुझे दुख में देखा दुखी हो के रोई। क्या बात है बेटा। मुझे दुख में देखा दुखी हो के रोई। मैं जब जाग बैठी वो जागी न सोई। मैं जब जाग बैठी वो जागी न सोई। भला कैसे एहसान माँ का चुकेगा। भला कैसे एहसान माँ का चुकेगा। नहीं माँ के जैसा जहां में है कोई। बहुत अच्छा। नहीं माँ के जैसा जहां में है कोई। अब एक गीत पढ़ना चाहती हूँ, अगर आपका मन हो तो मुझे तालियों से आदेशित करें। मीठा पढ़ रहे हो, पढ़िए। हाँ पढ़िए, वीरस पढ़िए। निवेदन करती हूँ, सुने। एक मेरे बहुत मन का गीत है और उसको पहली बार मंच से पढ़ने जा रही हूँ, इसलिए आपसे विशेष हौसले की उम्मीद करना चाहती हूँ। सुनिएगा। कई बार परिस्थितियां इस तरह होती हैं कि हम अलग होने का फैसला कर लेते हैं लेकिन अलग हो नहीं पाते हैं। तब एक गीत निवेदन करती हूँ, मेरे मन का गीत है, आप सभी के मन तक पहुंचे तो मुझे बताइएगा। सुने। इको में इको डाल दीजिए थोड़ा सा, माइक में गला खींच रहा है। मैं पढ़ती हूँ। मिल तो आई मैं दुनिया के हर शख्स से। मिल तो आई मैं दुनिया के हर शख्स से। तेरी हसरत नहीं जा रही है। तय हुआ था न हम तुम मिलेंगे कभी। तय हुआ था न हम तुम मिलेंगे कभी।
पर मोहब्बत नहीं जा रही है। अच्छा है। तय हुआ था न हम तुम मिलेंगे कभी, पर मोहब्बत नहीं जा रही है। बंद निवेदन करती हूँ, सुनिएगा। झूठ कहती रही सबसे, लेकिन आईने से मैं क्या झूठ बोलूं। वाह। झूठ कहती रही सबसे, लेकिन आईने से मैं क्या झूठ बोलूं। कल अचानक मुझे यूं लगा के अपने मन को भी थोड़ा टटोलूं, अपने मन को भी थोड़ा टटोलूं। मन से पूछा, मन से पूछा, मन से पूछा तो मन बोला मुझसे, तेरी चाहत नहीं जा रही है। तय हुआ था न हम तुम मिलेंगे कभी। और एक बात निवेदन करनी चाहती हूँ, आपके मन की बात हो और मैंने पंक्तियों में ढाल दी हूँ तो मुझे बताइएगा। सुने। स्वागत है। ओढ़ कर ये उदासी के लम्हे, ओढ़ कर ये उदासी के लम्हे, कोई कितना भला मुस्कुराए। ओढ़ कर ये उदासी के लम्हे, कोई कितना भला मुस्कुराए। मुस्कुराए नगर महफिलों में, सबसे फिर कैसे नजरें चुराए, सबसे फिर कैसे नजरें चुराए। चाह लूं कर दूं बदनाम, लेकिन चाह लूं कर दूं बदनाम, लेकिन दिल से इज्जत नहीं जा रही है। चाह लूं कर दूं बदनाम, लेकिन। और गीत का आखिरी बंद पढ़ती हूँ और आपसे इजाजत चाहती हूँ, सुने। फूल को जख्म देते हैं कांटे, फूल को जख्म देते हैं कांटे, पाँव घायल मेरे ठोकरों से। क्या करूं प्यार में जो हूँ घायल, गीत घायल मेरे अक्षरों से, गीत घायल मेरे अक्षरों से। दर्द उतरा मेरी शायरी में, दर्द उतरा मेरी शायरी में, फिर भी सोहबत नहीं जा रही है। तय हुआ था न हम तुम मिलेंगे कभी, पर मोहब्बत नहीं जा रही है। बहुत अच्छे, एक बार तालियां बजाइए इस बच्चे, बहुत अच्छे। एक बहुत पुराना शेर है एक उस्ताद शायर का कि मैं जब भी सुनता हूँ प्रेम की कविता किसी से, नए किसी कवि कवित्री से, और वो भी इलाहाबाद में सुन लूँ, तो मुझे शेर याद आता है कि नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है। और इस शेर की सारी तालियां इस बच्ची के सिर पर आप न्यौछावर करना अपनी तालियां कि नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। अब केवल हम दो लोग शेष हैं, जिनमें मैं एक विशेष हूं और एक ही अविशेष हैं। रमेश मुस्कान जी हमारे बीच रखे हुए हैं, ये आगरा में रहते हैं। आगरा बहुत अद्भुत शहर है, बहुत अद्भुत। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का बड़ा स्नेह मुझ पर था, तो कविता लिख लेते थे 2-1 महीने में कोई। और प्रधानमंत्री रहते हुए भी, कभी प्रधानमंत्री हो जाए चाहे राष्ट्रपति हो जाए, वो कवि पहले रहता है। उसको रहती है कविता सुना दूं अगर लिखी है तो किसी को, तो उनको रहता था सुना दो। तो एक ना एक कवि गोष्ठी 2 महीने में उनके घर पर होती थी, जिसमें नीरज जी, आदरणीय ओम प्रकाश आदित्य जी, गोविंद व्यास जी, हम लोग जाते थे। प्रमोद जी का फोन आ जाता था कि बाप जी बुला रहे हैं, आज शाम को भोजन है और कविता सुनाइएगा।
तो आगरा में शिखर वार्ता तय हुई पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के साथ। तो मैंने डिनर टेबल पे पूछ लिया, मैं थोड़ा ज़्यादा अभद्र था, अभद्र तो अब भी हूँ पर तब ज़्यादा था, तब पता नहीं था कि प्रधानमंत्री पद क्या होता है। इस बार तो ऐसा आ गया, उसने सबको बता दिया कि क्या होता है, सबको। भाई ये भगाओ मत इसको यार, तुम वो भी आई है कविता सुनने, उसे क्यों भगा रहे हो? मतलब मेरी उम्मीद में हम हर समंदर तैर आए हैं, मेरी महफिल में जो भी आए हैं बस गैर आए हैं। भगाओ मत अगर दड़बे में दाखिल हो गई कुतिया, बड़े मुश्किल से मेरे घर जनाने पैर आए हैं। कहा तुम उसे भगा रहे हो यार, वो भी किसी पुराने कवि की आत्मा थी। तो अटल जी से हमने कहा कि बाप जी देश में इतने अच्छे शहर हैं, डलहौजी है, शिमला है, ये पाकिस्तान से वार्ता करने के लिए आगरा क्यों बुला रहे हो आप इतनी गर्मी में, मई की गर्मी में? तो वो सूप पी रहे थे, तो मुझसे बोले अरे तुम कैसे कवि हो, पड़ोसी देश है, आगरा में प्रत्येक प्रकार की बातचीत का एजेंडा तय करने लायक जगह है। तो मैं समझा नहीं, मैंने कहा कैसे बाप जी? बोले देखो पड़ोसी देश है, मुशर्रफ जी को बुलाएंगे, आगरा में प्रेम का प्रतीक ताजमहल है, दिखाएंगे, मुशर्रफ जी मान जाएंगे। नहीं मानेंगे तो आगरा का पेठा बहुत प्रसिद्ध है, पेठा खिलाएंगे, मान जाएंगे। और नहीं मानेंगे तो आगरे की तो जूते भी बहुत प्रसिद्ध है। और फिर अगली बात जो बोली उस पर आपकी भी ताली उठ जाएंगी। बोले और फिर भी नहीं मानेंगे तो आगरे का पागल खाना तो है ही, वहाँ लगातार लोगों की आवश्यकता रहती है। तो उसी आगरा से रमेश मुस्कान जी अपने भीमकाय शरीर के साथ पधारे हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि वे अपना पार्थिव शरीर उठाएं और एक बार आप जोरदार तालियां बजाकर आप उनका स्वागत करें। श्री रमेश मुस्कान जी आइए। धीमे धीमे मत चलो, इतनी बजेंगी बस। मेरी इतनी बुरी शक्ल है कि अब आएगा भी नहीं। कवित्री के लिए तो 2-3 बार आ गया था, अब रहने कर लिया मैंने। कोई बात नहीं, हो गया वहां से जाकर आता। ठीक है। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर कुमार विश्वास मेरे बड़े भाई हैं, बहुत प्रेम करते हैं। क्या शानदार परिचय उन्होंने दे दिया कि मोटा हो गया है, आगरा से आया है। आप समझ लीजिए कितना प्यार करते हैं। वही प्रेम है मेरा और इनका जो आजकल इनका केजरीवाल के साथ चल रहा है। थोड़ी देर आनंद लीजिएगा। प्रेम प्यार की कविताएं साक्षी पढ़ गई, अक्षर तक घायल हैं और पता नहीं क्या क्या परेशानी बताई। उधर उन्होंने भी समर्थन कर दिया कि इनको देख के ऐसा लगता है प्रेम की पुरानी यादें ताज़ा उनकी भी हो गई। मैं इन चक्करों में पड़ा नहीं। प्रेम प्यार की कविताओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित होने की ज़रूरत है नहीं। ये कॉलेज टाइम में जो कुछ हरकतें की गई होती हैं उसका काव्य अनुवाद है। हाँ, कॉलेज तो मैं भी जाता था लेकिन मैं पढ़ने जाता था। बहुत अच्छे। हाँ, प्रयास मैंने भी किए कोई प्रेमिका हो, ऐसा नहीं हो सकता इनको दिखी हो प्रेमिका की नीली नीली आंखें तो वैसा लिख दिया। मुझे तो उसके बाप की लाल पीली पहले ही दिख गई थी। हाँ, मैंने भी प्रयास किए कोई प्रेमिका हो। कोई मुख्य अतिथि जी आए हैं, मुख्य अतिथि जी शायद। नहीं। हाँ, प्रयाग गया तो सभी मुख्य अतिथि हैं। अच्छा। और इनके तो गले में फूल छाप पट्टा भी है, तो परम मुख्य अतिथि है। बेटा ध्यान से देख ले, कभी भी मुख्यमंत्री बन सकता है वो। हाँ, भाजपा है। मैं कोई इस तरह की गजल वजल गीत वीत सुनाने वाला हूं नहीं। गजल के बारे में मेरा मानना यह, गजल सुनने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे अपनी कोई प्रेमिका थी, 10-12 प्रेमिकाएं थीं और छोड़ के चली गईं। मैं सच बता रहा हूं, पिछले दिनों जगजीत सिंह साहब की एक गजल सुन रहा था, नीरज जी बैठे हुए हैं। सुनने के बाद ऐसा लगा कि मेरी प्रेमिका मुझे छोड़ के चली गई, तो मैं 1 घंटे रोया। उसके बाद याद आया कि अपने तो कोई प्रेमिका थी ही नहीं। फिर 2 घंटे रोया। फिर याद आया यार अपन तो शादीशुदा हैं, तो पूरी रात रोया। हाँ, हाँ। हम और डॉक्टर कुमार विश्वास इकट्ठे जवान हुए, इसमें हंसने की क्या बात है? नहीं, सच बता रहा हूं, हम और डॉक्टर कुमार विश्वास इकट्ठे जवान हुए। वो बात अलग है कि जवान हो गए और मैं इकट्ठा।
कई देशों की यात्राएं मैंने इनके साथ की हैं, 17-18 देशों में मुझे ये साथ ले गए हैं। प्रेम करते हैं इसलिए ले जाते हैं ऐसा नहीं है, इज्जत बचा के वहाँ से मैं ही लाता हूँ। हाँ, नहीं सच बता रहा हूँ भाई, जब भी किसी विदेश में किसी इमिग्रेशन से बाहर निकलेंगे तो विदेशी देखते हैं तो पहले कद काठ ही देखता है भाई, ज्ञान और कविता तो बाद में सुनेगा, पहले कद काठ ही देखते हैं। इनको देखते हैं तो कहते हैं भारत में भुखमरी है। बाद में मैं निकलता हूं तो समझ जाते हैं क्यों है। बहुत अच्छे। सच बता रहा हूं, आजकल इनको Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। अच्छा, इनके साथ जो VIP व्यवस्थाएं हमें भी मिल जाती हैं, गेहूं के साथ बथुए को पानी, वो कमांडो आ जाते हैं भीड़ से बचाने के लिए, घेरा बनाओ घेरा बनाओ। मेरे पास भी आ जाते हैं कि घेरा बनाओ घेरा बनाओ। मैंने कहा भैया इनका बनाओ, मेरा तो बना हुआ है। इन्होंने प्रेम प्यार की कविताएं लिखी, मुक्तक लिखे, देश दुनिया ने गाए। मैंने कुछ तुक्तक लिखे हैं। अच्छा। मैं चाहता हूं 1-2 तुक्तक आप तक पहुंचा दूं। एक बार जरा तालियां वालियां बजा दीजिए। स्वागत है। वाह। हाँ रमेश। इन्होंने लिखा, मोहब्बत सिर्फ एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था कभी मीरा दीवानी है। मैंने कहा करके देखो मोहब्बत है क्या। मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है। समझ रहा हूं बहुत लोगों का बजट बिगड़ा हुआ है। हाँ, अब आनंद के साथ सुनना। हाँ। कि मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है, कभी पिक्चर दिखानी है कभी साड़ी दिलानी है। मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे, मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे, उसे समझाऊं मैं कैसे मुझे छोरी पटानी है। इधर एक की तो चीख निकल गई। हाँ, एक तुक्तक और सुन लीजिए। हाँ। ये कौन है भाई, कौन क्यों रो रहा है? बच्चा है। अच्छा, मोहब्बत के बाद का परिणाम है। हाँ, हाँ, कोई दिक्कत। एक तुक्तक और सुन लीजिए। बहुत अच्छा। हाँ, कुछ लोग जोड़े से आए हैं और हंस भी रहे हैं। हाँ, भाभी जी बच्चे को चुप करा लीजिए। हाँ, वरना मंच पे दे जाइए, या हेमंत पांडे फ्री हो गया, ये चुप करा देगा। नहीं नहीं, नहीं। करा लीजिए भाभी जी, करा लीजिए। मैं जानता हूँ बच्चे को चुप कराना कठिन काम है भाभी जी, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ जब आप ठान लेती है तो बच्चा तो क्या इसका बाप चुप हो जाता है। आप कोशिश करें, एक बार ताली बजाइए जोरदार रमेश को। रमेश तो पढ़। हाँ, कुछ लोग जोड़े से आए और हंस भी रहे हैं, ये बड़ी बात है। बहुत मुश्किल काम है। कुछ युवा पीढ़ी के लोग बैठे हैं, कॉलेज प्रांगण में कार्यक्रम है। एक ज्ञान की बात सुन लीजिए, जिनकी हो गई है उनका तो मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन जो बचे हुए हैं वो सुन लीजिए। ये बीवी तो मुसीबत की ही लेकर आएगी आंधी, ये बीवी तो मुसीबत की ही लेकर आएगी आंधी, गुलामी में ही जियोगे न कुछ कर पाएंगे गांधी। अरे कुछ सीख लो अपने बड़े सलमान भाई से, सलमान खान। अरे कुछ सीख लो अपने बड़े सलमान भाई से, दूध बाजार का पीते रहे पर भैंस न बांधी। बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। हाँ, एक कह रहा है पीछे से बंसमोर। हाँ, कितना भी बंसमोर कर लो उसमें डेयरी का पता फिर भी नहीं आएगा। हाँ, लगे हाथ एक तुक्तक और सुन लीजिए कि किसी कमनीय, ये नारी के सशक्तिकरण का आप सुन लीजिए, इसको नारी सशक्तिकरण से जोड़ लीजिए। क्या बढ़िया कविता पढ़ी उसने। ये किसी कमनीय कन्या का कहीं पर दीद हो जाए, दीद हो जाए। वाह वाह, पहली लाइन तो मैं अच्छी लिखता हूं। हाँ। किसी कमनीय कन्या का कहीं पर दीद हो जाए, संभव है नहीं उस पल सभी की ईद हो जाए। एंटी रोमियो स्क्वाड वाले घूमते हैं अब, न जाने कब कहां पर आपकी बकरीद हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आप सुन रहे हैं। हाँ, मैं बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी भीड़ यहाँ पर इकट्ठी कर दी है डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी ने, बहुत अच्छा लग रहा है।
बहुत शानदार। और मैं कोरोना के बाद इलाहाबाद आया हूँ, कोरोना काल निकल के गया, 2 लॉकडाउन हमने झेले, कितना बुरा समय था। पहला लॉकडाउन याद कीजिए आप, पहला वाला, कितने डरे हुए थे, सर्फ के पैकेट को सर्फ से धो रहे थे। अपनी ही पत्नी के साथ घर में बंद थे, हाँ, उसी की शक्ल देखनी पड़ रही थी, ब्यूटी पार्लर तक बंद थे। बाद में सरकार को थोड़ी दया आई तो उसने शराब की दुकानें खुलवा दी, जिसे पी करके चुड़ैल भी सुंदर दिखाई देती है। क्या विषम परिस्थितियों से निकले हैं साहब। 2 ही लोग उस समय सेवा कर रहे थे, डॉक्टर और पुलिस। डॉक्टर वैक्सीन लगा रहे थे और पुलिस बाहर लाठियां फटकार रही थी। अच्छा, डॉक्टर पूछ भी लेते थे कि पिछली बार किधर लगी थी, पुलिस नहीं पूछ रही थी। अच्छा है। और सच्ची घटना बता रहा हूं, ये कोई मजाक नहीं, कोई जोक नहीं है। मेरी पत्नी मुझसे बोली लॉकडाउन में, अच्छा बाहर पुलिस है, कि सुनो जी मेरी लिपस्टिक खत्म हो गई है, मेरी सहेली के घर से एक लिपस्टिक ले आओ। तो मैंने कहा तेरे जरा से होठ लाल करने के चक्कर में पुलिस मेरा क्या क्या लाल करेगी। उन विसंगतियों के बाद, इन परिस्थितियों के बाद हम निकले हैं। मैं सीधे सीधे एक हास्य व्यंग का गीत आप तक पहुंचाना चाहता हूं। डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हिंदी के कवि बुलाए, डॉक्टर कुमार विश्वास बुलाए, वरना कुछ भी करा सकते थे। रॉक पॉक तमाम तरह की चीज़ें हैं, जितना पैसा ये लेते हैं उसमें बहुत कुछ हो जाता है। हाँ, 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 भाई साहब पेमेंट पे भी तालियां बज रही हैं आपके तो। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं आप संस्कारों को जिंदा रखे हुए हैं, भारतीय संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति जो प्रहार कर रही है उसको रेखांकित करते हुए मैंने एक गीत लिखा है। इसकी भूमिका में बताना चाहता हूं। एक संस्कारवान किसान का बेटा पढ़ने के लिए विदेश चला गया और वहां उसका प्रेम एक मॉडर्न लड़की से हो गया जो पूरी तरह पाश्चात्य रंग में रची बसी थी। और रची बसी क्या थी, लिपि पुती थी। कुछ दिनों बाद उसे लगा कि इसके साथ मेरा निर्वहन नहीं हो सकता, इसके साथ नहीं निभ सकती। तो उसने उसे पत्र लिखा कि मैं तुम्हें प्यार नहीं दे पाऊंगा। और क्यों नहीं दे पाऊंगा, सारे तर्क उसने उसमें लिखे, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। एक बार तालियां बजा करके माहौल दे दीजिएगा। बहुत अच्छी कविता है। जो उसने लिखा, ओ कंप्यूटर युग की छोरी, ओ कंप्यूटर युग की छोरी, मन की काली तन की गोरी, किंच तो अपनी बाहों का गलहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। हाँ, ताली वाली बजाते रही, आसाराम बापू की कथा नहीं हो रही है ये। हाँ, आप तो समझ रहे हैं, कभी आगे काम पर लगा दिए। क्यों नहीं दे पाऊंगा, तर्क सुनिए कि तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूँ। तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूँ। तुम मिनरल वाटर की बोतल, मैं गंगा का पावन जल हूँ। तुम करो गाड़ियों की मांगे, मैं पाँव पाँव चलने वाला। तुम हेलोजन सी जलती हो, मैं दीपक सा जलने वाला। तो चमक दमक वाला तुमको संसार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। अच्छा है। लड़की मॉडलिंग करती है कि तुम रैंप पर देह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूँ। तुम रैंप पर देह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूँ। जब तुम्हें देख सीटी बजती, मैं घूंट लहू का पीता हूँ। तुम सदा स्वप्न में जीती हो, मैं हूँ यथार्थ जीने वाला। तुम जाम टकीला पीती हो, मैं हूँ मट्ठा पीने वाला। तो फास्ट फूड भी मैं तुमको हर बार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। अच्छा है। संस्कार से मुझे याद आ गया, और ये भी कोई जोक नहीं है, सच्ची घटना बता रहा हूं। संजय दत्त को जेल से जल्दी छोड़ दिया था। आदरणीय जज साहब बैठे हैं। जेल में आचार व्यवहार संस्कार ठीक ठाक हो तो थोड़ी बहुत सजा कम हो जाती है। उसे जल्दी छोड़ दिया था इस आधार पर। यह खबर टीवी पर चल रही थी। मेरा एक 12-13 साल का भतीजा है, उसने खबर देखी और पूछा चाचा इसे जल्दी क्यों छोड़ दिया। मैंने कहा बेटा इसके जेल में आचार व्यवहार संस्कार बहुत अच्छे थे। बोले अच्छा आसाराम बापू जेल में भी नहीं मान रहे क्या। आनंद लीजिएगा कि तुम क्लॉक अलार्म से न जगो, मैं कॉक बांग से जगता हूँ। तुम क्लॉक अलार्म से न जगो, मैं कॉक बांग से जगता हूँ। तुम डिस्को की धुन पर नाचो, मैं राम नाम ही जपता हूँ। तुम डैडी को अब डैड कहो, अंग्रेजी की भी अंग्रेजी। तुम डैडी को अब डैड कहो, मम्मी को मॉम बताती हो।
तुम करवा चौथ भूल बैठी डे वैलेंटाइन मनाती हो। बात है। तो तुम्हें तुम्हारे सपनों का त्योहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। और तर्क सुनिए कि तुम पॉप म्यूजिक सी बजती मैं बंसी की धुन का धुनिया। तुम पॉप म्यूजिक सी बजती मैं, तुम पॉप म्यूजिक सी बजती मैं बंसी की धुन का धुनिया। मुझ पर डॉट फोन भी ना, तुम पर इंटरनेटी दुनिया। तुम मोबाइल के मैसेज सी में पोस्ट कार्ड लिखने वाला, तुम टेडी बियर सी लगती मैं गुब्बारा उड़ने वाला। तो भौतिकवादी सुख साधन संचार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। अच्छा है। अंतिम मंद पढ़ता हूं, इसमें कुछ प्रतीक राजनीति से है। कवियों का किसी भी साहित्यिक आदमी का किसी भी राजनीतिक दल से कोई लेना देना होता नहीं है। मस्ती में लिखा है, मस्ती में सुन लीजिए। और इसमें जो अंतिम नाम आए उन्हें प्रणाम कर लीजिएगा, क्योंकि वो हमारे कुनबे से भी थे कि मैं धरती पुत्र मुलायम सा, तुम हो कठोर माया जैसी। मैं धरती पुत्र मुलायम सा, तुम हो कठोर माया जैसी। मैं सिंह गर्जना वाला हूं, तुम हथनी की काया जैसी। तुम सब कुछ अपना हार चुकी, तुम सब कुछ अपना हार चुकी, मैं जीता हुआ जुआरी हूं। तुम इटली की रानी जैसी, मैं देसी अटल बिहारी हूं। तो तुमको अपने जीवन की सरकार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। वाह वाह, एक बार जोरदार तालियां रमेश मुस्कान के लिए।